नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इट मे बी कि ये शॉर्ट नोट में आए ही, प्लस इट मे बी कि लॉन्ग भी आ सकता है और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और ख़ासकर सेकेंड यूनिट में आपके जो कंपनीज़ है तो देयर आर चांसेस कि अगर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी इन फर्स्ट यूनिट इंडिविजुअल के केस में, एचयूएफ के केस में एंड पार्टनरशिप के केस में किसी भी आता है तो माइट भी कंपनी के केस में मैट का भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है इस यूनिट के अंदर। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है क्या? बेसिकली कहते हैं ये आपका कुछ प्रोविजंस हैं जो मैट है आपका, उसका प्रोविज़न 11JJB के अंदर आता है। ठीक है, ये सेक्शंस अप्लाई होगा मैट के अंदर। अब कहते मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो है बेसिकली ये आया था 1987 में फाइनेंस एक्ट के अंडर, लेकिन वो विड्रॉ कर लिया गया था फाइनेंस एक्ट से 1990 के अंदर और फिर वो री इंट्रोड्यूस दोबारा हुआ था 1 अप्रैल 1997 के अंदर। ओके, तो ये लाया क्यों गया ये भी देखते हैं। कहते हैं ये जो है डायरेक्ट टैक्स लॉ कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, कहते हैं ये बेसिकली अप्लाई किया जाएगा डोमेस्टिक कंपनीज और फॉरेन कंपनीज दोनों के ऊपर। इसका पर्पस क्या था? मैट लाया गया इन ऑर्डर टू लिमिट टैक्स एग्जम्पशंस अवेल्ड बाय कंपनीज, ताकि निश्चित तौर पर एक मिनिमम राशि गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे सकें। मींस इसका पर्पस क्या था मैट को लाने का कि जो भी टैक्स एग्जम्पशंस अवेल कर रहे हैं कंपनीज, उनको कम से कम करना, ताकि एक मिनिमम राशि जो है वो गवर्नमेंट के पास कंपनीज के थ्रू टैक्स के रूप में पहुंच जाए, इंश्योर करने के लिए एक निश्चित राशि वहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो लिमिट करना था एग्जाम्पशंस को। अब देखते हैं कि प्रोसीजर क्या रहेगा, तब थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो मैट जो है कहते चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, दोनों जगह पर ही अप्लाई होगा। अच्छा, हम ये तो बात कर चुके कि एक मिनिमम राशि गवर्नमेंट तक पहुंचानी थी, तो उसके रिगार्डिंग एग्जाम्पशंस जो भी लोग क्लेम कर रहे थे उनको लिमिट करना था, तो इस पर्पज़ के लिए लाया गया था। एक साथ में ये भी देखा है कि क्यों इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ बिकॉज जो भी कॉरपोरेट इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस थे जिनका एडवांटेज उठाकर कंपनीज क्या करती थी, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करती थी बाय क्लेमिंग डिडक्शंस, बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ सर्टेन एग्जाम्पशंस, बाय चार्जिंग डिफरेंट डेप्रिसिएशंस। तो उससे क्या होता था कि टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस होती थी, फिर गवर्नमेंट के पास कम टैक्स जो है इनकम के रेवेन्यू के तौर पे कम जाता था। इस वजह से क्या किया गया कि आपका मैट लेकर आया गया, उसके प्रोविजंस लेके आ गए, क्योंकि पहले वाले प्रोविजंस में कहीं ना कहीं हम अगर मोटे तौर पर बोले तो अवॉइडेंस का जो था कंसेप्ट वो ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर मैट अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 115B जहाँ पर लगता है वहाँ पर मैट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। 115B में कौन आती हैं? ऐसी कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस परफॉर्म कर रही हैं। सेकेंडली, ऐसी कंपनी जो शिपिंग बिजनेस कंपनीज है, शिपिंग का काम करती हैं। थर्ड, ऐसी कंपनीज जिन्होंने रिजीम ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन 115BAA या सेक्शन 115BAB, जो डोमेस्टिक कंपनीज है, अगर उन्होंने ये रिजीम ऑप्ट किया 115BAA एंड सेक्शन 115BAB के तहत, जो द वे ऑफ चार्जिंग टैक्स ऑन देयर कंपनीज डिफरेंटली, अगर ये रिजीम फॉलो किया है, क्योंकि हमने बात पीछे भी की थी, तो वहाँ पर दो अलग अलग रेट्स थी जब ये दोनों सेक्शंस आते थे। ठीक है, तो उस केस में मैट अप्लाई नहीं हुआ कि ऑलरेडी वो रिजीम नया जो है वो फॉलो कर चुके हैं। हम रिजीम के बारे में पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वो जो था दैट वाज डिफरेंट। अब देखिए, टैक्स कैन बी पेड बाय कंपनीज हाईएस्ट ऑफ द टू अंडरनेथ प्रोविजंस। कहते हैं अब जो भी नीचे कुछ प्रोविजंस लिखे हैं उनमें से जो भी हाईएस्ट होगा ना, उसके रिगार्डिंग आपकी जो कंपनी है वो टैक्स
पे करेगी मैट के तहत। एक तो ध्यान रखिए कि ऑब्वियसली बात है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी होगी, ठीक है। जब हमने बात की थी कि एक के में आपके पास 25% था, एक बार आपके पास 30% था, एक बार आपके पास उसमें फिर आप सरचार्ज कंप्यूट कर रहे थे, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कंप्यूट कर रहे थे। अब देखिए कहते जो मैट है, मैट कंप्यूट किया जाएगा एज पर मैट प्रोविजन ऑन बुक प्रॉफिट्स। वहाँ पर क्या कर रहे थे कि जो कंपनी ने इनकम कमाई है उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन चार्ज कर रहे थे, जो भी फ्लैट आपको दे रखा था कि इस रेंज में है तो 25% और उस रेंज में है तो 30% है। लेकिन मैट में क्या होता है, मैट में आप प्रोविजंस हैं, बुक प्रॉफिट्स पहले आपको निकालना पड़ेगा और उसके ऊपर 15% टैक्स रेट चार्ज किया जाएगा, ठीक है, प्लस सरचार्ज होगा, फिर प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। अब यहाँ पर कुछ सरचार्ज के रेट्स दे रखे हैं डोमेस्टिक कंपनीज़ के कंटेक्स्ट में और ऐसी कंपनी जो डोमेस्टिक नहीं है उसके कंटेक्स्ट में। अगर बुक, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बुक प्रॉफिट्स या टोटल इनकम की बात आई है कि अगर डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं और वो बुक प्रॉफिट्स या टोटल इनकम जो एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है टोटल इनकम, तो 7% रेट रहेगा सरचार्ज का। और अगर मतलब विद इन दैट रेंज 1 करोड़ टू 10 करोड़ इट वुड बी 7%। एंड अगर टोटल इनकम या बुक प्रॉफिट्स एक्सीड कर जाते हैं 10 करोड़ से, देन द रेट ऑफ सरचार्ज वुड बी 12%। ओके। अब अगर कंपनी अदर देन दैट डोमेस्टिक कंपनीज हैं तो चेक करेंगे कि अगर बुक प्रॉफिट्स जो है टोटल इनकम जो है वो ग्रेटर हैं 1 करोड़ से बट लेस हैं 10 करोड़ से, तो वहाँ पर जो रेट ऑफ सरचार्ज होगा दैट वुड बी 2%। और अगर बुक प्रॉफिट्स या टोटल इनकम जो है वो एक्सीड कर जाती है 1 करोड़ से, तो सरचार्ज जो होगा वो 5% रहेगा, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक कंपनीज नहीं हैं उनमें सरचार्ज रहेगा इस रेंज में 2% और इस रेंज में बियॉन्ड दैट 10 करोड़ 5%। हेल्थ एंड एजुकेशन से सेम चार्ज किया जाएगा ऑन टैक्स कंप्यूटेड, और जो टैक्स कंप्यूट किया प्लस सरचार्ज लगाया, वट एवर द रेट मे बी विच वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर अबव, तो आप हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करके उसके ऊपर 4% चार्ज किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखिए। अब हम ना इसमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कर रहे हैं 2 तरीक़ों से। सपोज़ कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी और मैट के थ्रू कैसे होगी। सपोज़ आनंदिता कंपनी है, ठीक है, उसके आपको क्या है टैक्सेबल इनकम दे रखी है, इट इज़ बेसिकली 20 लाख। अब आपके पास नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जो है आपके पास क्या थी कि सपोज 20 लाख और उसके ऊपर 25% टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो आपके पास क्या है कंप्यूट होकर आ रहा है, इट इज़ 5 लाख। एजुकेशन सेस आपके पास सरचार्ज कुछ था नहीं, ठीक है, तो 5 लाख आपके पास आई है टैक्स लायबिलिटी, सरचार्ज कुछ था नहीं, नील रहेगा। एजुकेशन सेस 4% अप्लाई होगा, जो भी आपने कंप्यूटेशन किया है, जो भी आपकी टोटल लायबिलिटी टोटल आपकी इनकम है उसके बेसिस के ऊपर 4% सॉरी हाँ टोटल जो टैक्स था चार्ज किया आपने उसके ऊपर 4%, तो 5 लाख का 4% सॉरी आपका 50 लाख का 4% 20,000, तो आपके पास जो भी आ रहा है सॉरी 5 लाख का 4% 20,000, तो दैट वुड बी एडेड, दैट वुड बी 5,20,000। अब आपको देखना है कि हाईएस्ट कौन सा है मैट के में या आपके नॉर्मल उसमें नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी के अंदर। बुक प्रॉफिट्स सपोज आपके पास अब गिवन है 115 JB, वहाँ पर क्या था टोटल इनकम प्रोवाइडेड थी। अब यहाँ पर क्या है 115 JB के तहत आपकी आनंदिता कंपनी के 30 लाख दे रखी है आपको बुक प्रॉफिट्स, ओके, एज कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ मैट। तो आपका एप्लीकेबल मैट रेट है 15%। बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या है 30 लाख का 15%, 4,50,000 निकल के आ रहा है। सरचार्ज जो है ये सिर्फ एक कंप्यूटेशन किया है, हमने कोई करोड़ की फिगर नहीं, सिर्फ हमने बताने के लिए कि वहाँ पर क्या है, अगर नॉर्मल है तो 25% रेट है। रेंज ऑब्वियसली बात है डिफरेंट है आपको जो प्रोवाइड की गई थी। एक बार सिर्फ हमने जो डिजिट्स ली हैं वो सिर्फ एक कंप्यूटेशन बताने के लिए ली हैं, ठीक है। तो बुक प्रॉफिट्स के ऊपर 30 लाख का 15% 4,50,000 सरचार्ज नील है। एजुकेशन सेस 4% लगेगा 45 पर ही,
4% 18,000, और आपके पास जो निकल कर आ रही है टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ मैट प्रोविजन दैट इज़ 468,000। अब जो एक्चुअल में हमने देखा कि पीछे जो टैक्स लायबिलिटी दैट वाज 5,20,000 और यहाँ पर है 468, तो ज़्यादा कौन सा होगा, 520 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर टोटल इनकम थी, कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई बुक प्रॉफिट्स है वहाँ इनकम थी, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वट एवर द टैक्स कॉम्पुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of both method, तो whichever is higher that would be charged, that would be applied। तो हम हाईएस्ट वाले को लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब बुक प्रॉफिट्स कैसे निकालें, हमने बात की ना बुक प्रॉफिट्स है, टोटल इनकम की बात नहीं की है। बुक प्रॉफिट्स है, कहते हैं सपोज बुक प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, कहते हैं आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन होगा, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, हाँ फर्दर अमेंडेड हो चुका है। अब कुछ आपके नेट प्रॉफिट जो गिवन है, कुछ चीज़ें आपने एक्सक्लूड की होंगी और कुछ चीज़ें आपने इंक्लूड की होंगी, उनके इफ़ेक्ट को जांच कर आप क्या करेंगे, इफ़ेक्ट को जांच कर आप बुक प्रॉफिट्स निकालेंगे। तो जो नेट प्रॉफिट्स के अंदर आइटम्स जिनको इंक्लूड किया जाएगा वो कौन सी होंगी, ऑब्वियस सी बात है, वो अगर मान लो P&L में अंदर जो डेबिट कर दी गई हैं, अगर ऐड कर दी गई हैं इफ़ P&L हैड बीन डेबिटेड बाय इट, ठीक है, सॉरी अर्लियर इट हैड बीन डेबिटेड बाय इट, मतलब रिड्यूस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वापस। ठीक है, तो आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट के अंदर आप इनकम टैक्स जो भी पे किया है वो आप ऐड करते हो, और जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया है कोई रिजर्व्स के अंदर वो वापस ऐड करोगे, और अगर कोई भी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अगर अमाउंट ट्रांसफ़र किया है उसको छोड़कर बाकी कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया किसी और रिजर्व में एक्सेप्ट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसको छोड़कर बाकी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया हुआ कहीं पर भी वापस ऐड करोगे, नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। प्रोविज़न ऑफ अनसर्टेन लायबिलिटी ऐड होगा। प्रोविजंस फॉर लॉस ऑफ, आपने कुछ ऐसे प्रोविजंस बना दिए, अधिनियम बना दिए जो रिगार्डिंग कि आपने पहले ही उनको क्या है डेबिट करके रख लिया कि हम उसको अलग करके रखते हैं, रिड्यूस कर दिया आपने प्रॉफिट ऐसा करके। सब्सिडरी कंपनी के लॉस के रिगार्डिंग भी आपने कोई प्रोविजंस पहले ही बना लिए, डेप्रिसिएशन के प्रोविजन पहले बना के वो अमाउंट अलग से रख दिया था, या बेड डेब्ट्स के हम जो प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है, तो वो आप क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे। ठीक है, प्रोविजंस इज रूल्स काइंड ऑफ, नॉट अधिनियम, अधिनियम इज एक्ट। तो बेड डेब्ट्स ऐड करेंगे, फिर डेफर्ड टैक्स ऐड करेंगे, ओके, फिर उसके बाद ऐड करेंगे कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम बीइंग एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10। अगर कोई भी खर्चे थे रिगार्डिंग अंडर सेक्शन 10 जो भी एग्जाम्पशन थी वो खर्चे एग्जम्प्टेड है तो लेस किए होंगे, तो वो खर्चों को वापस ऐड करेंगे। और कोई भी अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड और प्रपोज डिविडेंड, मान लीजिए कि कोई भी आपने डिविडेंड जो पे किया था या कोई प्रपोज डिविडेंड था जो आगे देना है वो आगे वापस ऐड कर दोगे। अब ये तो था जो आप इंक्लूड करोगे, और ये क्या है, जब आप उन आइटम्स जिनको आप एक्सक्लूड करेंगे, इट मीन्स क्या है कि जिससे एनपी जो है नेट प्रॉफिट बढ़ गया होगा, आपने क्रेडिट कर दिया होगा P&L के अंदर, अब आप उसको रिड्यूस करोगे तो वो एग्जैक्ट फिगर जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो आ जाएगी बुक प्रॉफिट्स के लिए। अब क्या रिड्यूस करेंगे, भाई ड्राइंग्स की हैं रिजर्व से, या कोई P&L में प्रोविजंस बनाया है वो क्रेडिट किया गया है। अगर एग्जम्प्टेड इनकम है अंडर सेक्शन 10, 12, 11, अगर कोई एग्जम्प्टेड इनकम, हम पहले ही बोल चुके ना, एग्जम्प्टेड इनकम्स जो हैं उनको भी क्या करेंगे, वेट, ये सब आइटम्स जो हैं वो क्या है, लेस होंगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ड्राइंग्स लेस होंगी, एग्जम्प्टेड इनकम्स लेस होंगी 10, 12 और 11 सेक्शन के अंदर। डेप्रिसिएशन जो है उसको लेस करेंगे। इनकम अर्नड इन फॉर्म ऑफ रॉयल्टी और पेटेंट अंडर सेक्शन 115 BBF इसको वापस लेस करेंगे। क्रेडिट, अगर डेफर्ड टैक्स जो था वो क्रेडिट कर दिएगा P&L में, उसको लेस करेंगे। अगर AOP और BOI की इनकम जो है ऑन विच टैक्स पेड एज पर मार्जिनल रेट, अगर AOP आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कोई भी इनकम जो जिनके रिगार्डिंग टैक्स पे किया गया मार्जिनल रेट से, वो भी आप क्या करेंगे, लेस करेंगे उन इनकम्स को। और प्रॉफिट्स एज
प्रॉफिट ऑफ सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज जो हैं उनको भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, जब कुछ प्रोविजंस ध्यान में रखेंगे, कहते हैं बुक प्रॉफिट्स कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 115 JB के जो भी प्रोविजंस कंप्यूट किए जाएंगे, इस 115 JB के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो बुक प्रॉफिट्स कंप्यूट किया जाएगा नीडेड टू बी सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो सर्टिफाई करेगा इन फॉर्म नंबर 29B। सर्टिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो ली जाएगी ऑन बिफोर ड्यू, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उन रिटर्न फाइल करने से पहले सर्टिफिकेशन रिपोर्ट ली जाएगी फाइलिंग के रिगार्डिंग, इन ऑर्डर ताकि आप पेनल्टी से क्या है, आप यू कैन गेट रिड ऑफ पेइंग दैट पेनल्टी। तो इट्स बेटर कि आप सर्टिफिकेशन ले लें। ओके।